हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th द स्टार्स का चैप्टर नंबर 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, रिटन बाय जित्काला सा एंड भामा। देखो, इस चैप्टर में हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, रिटन बाय जित्काला सा, एंड नंबर 2 वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय भामा। तो आज इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ कि ये जो दोनों ही वीमन राइटर्स हैं वो एक्चुअली में कहाँ से बिलोंग करती थी, उनका इस चैप्टर को लिखने का क्या मकसद रहा होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जो दोनों यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, दोनों ही पार्ट, वो दो जो वीमन हैं जित्काला सा एंड भामा, वो उनके ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं, यानी कि उनके जीवन की सच्ची कहानियां हैं। उसका थोड़ा सा अंश हमें इन चैप्टर्स के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। ये दोनों ही वीमन मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, यानी कि लोअर स्टेज पे जिस कम्युनिटी को काउंट किया जाता है उससे ही बिलोंग करती थी। और यहाँ पे वो अपने बचपन में मेन स्ट्रीम कल्चर का जो उनके बचपन के ऊपर प्रभाव पड़ता है उससे रिलेशनशिप को बताती हैं। मतलब मेन स्ट्रीम कल्चर की वजह से जैसे उनका बचपन प्रभावित हुआ, उस बात को वो थोड़ा सा हमें दर्शाती हैं यहाँ पे अपने चैप्टर्स के थ्रू। और जित्काला सा जो थी वो अमेरिकन इंडियन, या हम नेटिव अमेरिकन कह सकते हैं उनको, तो अमेरिकन इंडियन वुमन वो थी जो कि लेट 19th सेंचुरी में पैदा हुई थी। ठीक है, अमेरिकन इंडियन मतलब होता है वो अमेरिका की ही ओरिजिनेटेड थी, अमेरिका में ही पैदा हुई थी, लेकिन वहाँ पे वाइट और ब्लैक इस तरह का कल्चर हुआ करता था, तो वो वाइट कल्चर से बिलोंग नहीं करती थी। उन्हें थोड़ा लोअर स्टेज में काउंट किया जाता था उनकी कम्युनिटी को। ठीक है, और जो सेकंड हम पार्ट पढ़ेंगे वो कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर भामा जी के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट में जो जित्काला सा हैं, उनका रियल नेम है गैट्रूड सिमोन्स बॉनिन। 1876 में इनका बर्थ हुआ था। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमन ये रही। इन्होंने ना केवल स्ट्रगल किया अपने बचपन में, अपनी पूरी लाइफ में, बल्कि हर बार विजय भी प्राप्त की। और बहुत सारे पार्शलिटी, बहुत सारे प्रेजुडाइसेस इनको फेस करने पड़े एक वीमन होने के नाते, एक नेटिव अमेरिकन कल्चर से बिलोंग करने के नाते। इसके अलावा जब उन्होंने अपना पेन नेम जित्काला सा रखा राइटिंग करियर को स्टार्ट करते वक्त, 1900 में उन्होंने अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट किए, और बहुत सारे आर्टिकल्स में वो कैरल इंडियन स्कूल जो है उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आती हैं। उनके जो राइटिंग्स हैं वो इस सेट ऑफ बिलीफ को, डोगमा यानी कि सेट ऑफ बिलीफ को वो क्रिटिसाइज़ करते हुए उनके काम, उनके आर्टिकल्स में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब वो बहुत सारे फॉल्स बिलीव्स को, सेट ऑफ बिलीव्स को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, और जो बहुत सारी बुराइयां हैं जो समाज में प्रचलित हैं उनके खिलाफ वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बनकर उनके खिलाफ वो बोलती हैं अपने आर्टिकल्स के थ्रू। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके सेकंड पार्ट को भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो उसी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो जब हम सेकंड वीडियो कवर करेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स का, तब हम इसके सेकंड इंट्रोडक्शन को भी समझ लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जित्काला सा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। फाइनली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, ध्यान समझिएगा। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare. जो पहला दिन था, यहाँ पे हमारी जित्काला सा जो राइटर हैं वो अपने एक डे बोर्डिंग स्कूल, कैरिले इंडियन स्कूल की बात कर रही हैं। और वहाँ पे जब उनका पहला दिन था तो वहाँ के बारे में बता रही हैं कि ये जो लैंड ऑफ एप्पल्स है, लैंड ऑफ एप्पल्स मतलब एक जगह है पेंसिल्वेनिया जो एप्पल्स के एप्पल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, तो वो एप्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो जगह पेंसिल्वेनिया। तो वहाँ पे जो उनका पहला दिन था, बहुत ही भयानक वहाँ पे सर्दी पड़ रही थी। बिटर कोल्ड मतलब बहुत ही कड़कड़ाती हुई सर्दी वहाँ पे उस दिन थी। अच्छा, क्यों थी? क्योंकि अभी तक भी ग्राउंड पे, अभी तक भी फर्श पे उनको स्नो कवर किए हुई थी।
जो ग्राउंड था वो अभी तक भी स्नो से कवर हुआ था। एंड द ट्रीज वर बेयर, और बर्फबारी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे, इतनी ठंड थी कि अभी तक भी ट्रीज जो है वो बेयर नज़र आ रहे थे। वहाँ पे किसी तरह की लीव्स वगैरह जो है ट्रीज पे नहीं नज़र आ रही थी। A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. देखो अब वो कह रही हैं कि जब ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ी सी मतलब बहुत लंबी बैल बजी, ठीक है, काफ़ी लंबी सी बैल बजी, यानी कि बहुत थोड़े समय तक बैल की आवाज़ आई। और जो हमको मालूम है कि बैल जो है आयरन की होती है या जिस भी मेटल की वो बनी हुई थी, उसकी बहुत ज़ोरों से आवाज़ आई, और वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कहीं पे एक बहुत ऊंचा टावर होगा, हम कह सकते हैं कोई चर्च वहाँ पर होगा, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल था, तो उसमें जो ऊपर की तरफ टावर पे बहुत सारी बेल्स साथ में लगी हुई थी। तो वो लंबी सी जो बेल है उसकी आवाज़ टकराते हुए उस बेलफ्राई तक पहुंची, और वो वॉइस इतनी तेज़ थी कि वो उनके कानों में बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आवाज़ उनको फील हुई। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गैव अस नो पीस। अब देखो पहली आवाज़ उन्होंने बताई कि बेल्स की आवाज़ आई, जो उन्हें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाली वो आवाज़ उनको लगी। उनके कान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, तो उनके कानों को वो आवाज़ अच्छी नहीं लगी। अब नंबर 2 आवाज़ उन्होंने बताई है शूज़ की। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गैव अस नो पीस। देखो यहाँ अस का यूज़ वो कर रही हैं, मतलब वो ओवरऑल यहाँ पे कलेक्टिवली सभी स्टूडेंट्स को मानते हुए चल रही हैं कि शूज़ की जो आवाज़ थी, क्लैटर मतलब आवाज़ ही होता है, साउंड, तो जो शूज़ का जो साउंड था बहुत ही अनॉय करने वाला, बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला, बहुत ही बेकार सा, क्योंकि फ्लोर बेयर थे, उन पे कोई कारपेट या कुछ नहीं बिछा हुआ था, तो उनकी आवाज़ भी जो है बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही थी, तो बहुत शांति नहीं थी वहाँ पे। द कॉन्स्टेंट क्लेश ऑफ हार्श नॉइजेस with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. The constant clash of harsh noises, तो लगातार ये जो बहुत सारा कर्कश सी जो आवाज़ें, बहुत ही ख़राब सी जो आवाज़ों का क्लेश हो रहा है, टकराना हो रहा है, जैसे कि पहले बैल का, फिर ये शूज़ का, ये अजीब अजीब सी जो आवाज़ें उनको बहुत ही नॉइज़ क्रिएट कर रही हैं। तो लगातार इस तरह की आवाज़ों से इन्हीं के बीच में काफ़ी सारी वॉइसेस अब आती हैं कोई अननोन टंग बोलने की। देखो जैसा कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो राइटर हैं जितकाला शाह, वो नेटिव अमेरिकन हैं। उनकी जो लैंग्वेज है वो अमेरिकन नहीं है, यानी कि वो अमेरिकन लैंग्वेज बोलना भी नहीं जानती हैं। इंग्लिश हम कह सकते हैं, इंग्लिश वो बोलना भी नहीं जानती और वो समझ भी नहीं पाती हैं। पर यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, और वो लैंग्वेज उनके लिए बिल्कुल अननोन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये अननोन टंग को मर्मर करते हुए बहुत सारी आवाज़ें, ये अननोन टंग यानी कि इंग्लिश बोलते हुए बहुत सारे ये लोग कि जो अंडर करंट यानी कि वेव्स, यानी कि इतने सारे लोग जो ये अननोन लैंग्वेज बोल रहे हैं, और लगातार इतनी बुरी बुरी आवाज़ें जो हार्श नॉइज़ेस उनको आ रही हैं, मेड अ बेडलैम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइट। मतलब वो इतनी कन्फ्यूज़न की स्टेट पैदा कर रही हैं ये आवाज़ें कि वो ऐसा फील कर रही हैं कि शायद मैं इस स्टेट में भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरली टाइट फील कर पा रही हूँ। मतलब मैं शायद इस जगह पे सुरक्षित तो हूँ, लेकिन मैं बंद सी गई हूँ, टाइट मतलब बंद सी गई हूँ, यहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। एंड दो माई स्पिरिट टॉर इट्स सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लोस्ट फ्रीडम, all was useless. And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, मतलब वो कहना चाहती है कि यहाँ पर आकर के मुझे ऑलमोस्ट ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी फ्रीडम जो है वो तो कहीं खो गई है। ठीक है, मतलब मेरी फ्रीडम जो है यहाँ पर आकर खो गई है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे इतना ईजी सब कुछ होगा, जैसा कि वो
सोचा होगा शायद उन्होंने कभी। तो काफ़ी ज़्यादा वो ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हैं, उनकी बहुत उनको बुरा फील हो रहा है, लेकिन इस स्ट्रगल में कि उनको अपनी खोई हुई फ्रीडम वापस मिल जाएगी, ये सब यूजलेस था, ये सब सोचना। अ पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। एक पेल फेस वुमन जो थी, देखो पेल फेस कहते हैं बच्चों, एक डेरोगेटरी टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जो अमेरिकन वुमन थी वहाँ पे स्कूल में, या कोई भी अमेरिकन वुमन के लिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए टर्म यूज़ किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक सरकास्टिकली हम कहते हैं, जिसको थोड़ा सा एक अपमानजनक ये शब्द हो गया। उनके मन में अमेरिकन जो ये जो वाइट कल्चर वाले लोग थे, चित्कारा सा के मन में ऐसे लोगों के लिए थोड़ी अपमानजनक सी फीलिंग थी, वो पसंद नहीं करती थी उनको। तो उनके लिए ही ये टर्म यूज़ किया उन्होंने, पेल फेस वुमन, यानी कि वो अमेरिकन वुमन जो वाइट कल्चर से बिलोंग करती थी। तो एक डेरोगेटरी टर्म हो गया जो हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली किसी को ऐसा फील करते हुए कि वो हमारे लिए उतना रिस्पेक्टेड नहीं है। विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। तो एक पेल फेस वुमन थी जिनके वाइट हेयर थे और वो हमारे पीछे आई। We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. हम यानी बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लाइन बना दी गई गर्ल्स की जो डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी। These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses. ये सारी की सारी गर्ल्स क्या थी, इंडियन गर्ल्स थी, और इन्होंने शूज़ कैसे पहन रखे थे, स्टिफ पहन रखे थे। स्टिफ यानी कि बहुत ही जो कठोर सोल वाले होते हैं, हार्ड सोल वाले जो होते हैं, वैसे शूज़ इन्होंने पहने हुए थे। जैसे कि हम अपने स्कूल्स में भी जो ब्लैक शूज़ या जो भी हम पहन के जाते थे, हार्ड सोल वाले। और जो इन्होंने ड्रेसेस पहनी हुई थी इन गर्ल्स ने, वो बहुत ही क्लोजली क्लिंगिंग थी, मतलब बहुत ही टाइट फिटिंग वाली, शरीर से चिपकी हुई ड्रेसेस थी। क्लिंगिंग मतलब होता है चिपकना, तो बहुत ही फिटिंग वाली ड्रेसेस उन लोगों ने पहनी हुई थी। The small girls wore sleeved aprons and shingled hair. तो यहाँ आप देख रहे हो कि चित्रकला सा किस तरीके से वहाँ की जो गर्ल्स हैं वो क्या पहनती थी, कैसे उनकी हेयर स्टाइल होती थी, वो सब चीज़ें थोड़ा हमको डिस्क्राइब कर रही हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें इसको। सो द स्मॉल गर्ल्स वॉर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। जो छोटी लड़कियाँ थी, जो कम एज की लड़कियाँ थी, उन्होंने स्लीव्ड एप्रन्स पहन रखे थे। एप्रन आप जानते हो, जैसे कि हम किचन में वर्क करते हैं जो एप्रन पहनते हैं, ठीक है, जैसे कि क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करने जा रही हैं तो वो ब्रेकफास्ट उनके बॉडी पे, उनकी क्लोथ्स पे, उनकी यूनिफॉर्म पे ना गिर जाए, इसलिए वो एप्रन उन्होंने ऊपर से पहना हुआ था। तो स्लीव्ड एप्रन उन्होंने पहना हुआ था। और उनके हेयर कैसे थे, शिंगल थे। देखो दो तरह के हेयर होते हैं यहाँ पे, शॉर्ट और शिंगल, दो हेयर की बात हुई है। शॉर्ट हेयर वो होते हैं जो कि आपके शोल्डर से ऊपर ऊपर तक आते हैं, जबकि शिंगल्ड हेयर क्या होते हैं, जो कि मतलब आप ये मान लीजिए कि वो आपके हो गए ईयर तक, कान तक जो आपकी हेयर आते हैं। ओके, तो वो आपकी हो गई क्या, शिंगल्ड हेयर, ठीक है। एज आई वॉक्ड noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. देखो अब उन्होंने बोला कि as I walked noiselessly in my soft moccasins. moccasins अगेन शूज़ का ही टाइप है, ये थोड़े सॉफ्ट शूज़ हैं। आप एक तरीके से बोल दो वो जूतीज़ जो हम आजकल पहनते हैं, जूतियाँ जो हम पहनते हैं, जिसका सोल जो है बहुत हार्ड नहीं होता, सिंपली विदाउट हैंड, मतलब आई मीन हैंड का यूज़ के बिना हम उसको पहन सकते हैं, उतार सकते हैं। तो इस तरह के शूज़ उन्होंने इस वक्त पहने हुए थे चित्रकला सा ने, और वो बिना शोर मचाए हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। तभी वो कहते हैं कि आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्राइप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। तो मुझे जो है बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हुआ। सिंकिंग टू द फ्लोर का मतलब क्या है, वो ज़मीन की ओर, फ्लोर की तरफ देखते हुए जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके आसपास के जो सारे स्टूडेंट्स थे, जो गर्ल्स थी, वो
अच्छे शूज़ और अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई थी उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आ रही थी। उनकी क्लोथ्स, उनके शूज़, तो उनको बहुत अजीब सा, बहुत ही ऑकवर्ड सा, बहुत ही स्ट्रेंज सा, डिफरेंट सा फील हो रहा था। इसलिए वो फर्श की ओर देखते हुए आगे बढ़ रही हैं। और इसका रीज़न ये भी था कि उनके शोल्डर पे जो ब्लैंकेट डला हुआ था, यानी उनके कल्चर में, नेटिव अमेरिकन कल्चर में इन इस तरह की उनकी ड्रेसेस होती थी कि वो अपने शोल्डर पे जो है एक ब्लैंकेट सा डाल के रखते थे। ब्लैंकेट मतलब वो ब्लैंकेट नहीं जो हम विंटर में यूज़ करते, बल्कि एक थोड़ा मोटा स्कार्फ जैसा आप कह सकते हो, वो उनके शोल्डर से नीचे थोड़ा सा हट गया था, नीचे खिसक गया था, तो उन्हें काफ़ी एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था। इसलिए वो नीचे की ओर, फर्श की ओर देखते हुए जा रही थी। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes. उन्होंने कहा, मैंने बहुत ही जो है ना उन इंडियन गर्ल्स की तरफ देखा, बहुत ही हार्ड तरीके से, मतलब मुश्किल से ही मैं उनकी तरफ देख रही थी, उन गर्ल्स की तरफ। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां जो हैं उन्होंने बहुत ही इमोडेस्ट ड्रेसिंग की हुई थी, बहुत ही मॉडस्ट तरीके से कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही टाइट फिटिंग वाले उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जो कि चित्रकला सा की नज़र में बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहे थे उनकी ड्रेस के कंपैरिजन में। यानी कि यहाँ तो चित्रकला सा सिर्फ एक ब्लैंकेट उनके शोल्डर से हट गया तो उन्हें इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, और यहाँ पे जो ये दूसरी इंडियन गर्ल्स हैं वो तो बहुत ही इमोडेस्ट ड्रेसिंग की हुई है उन्होंने, बहुत टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहन रखे। While we marched in, the boys entered at an opposite door. अब जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े, चित्रकला सा कह रही हैं, जैसे ही हम सारी गर्ल्स आगे की ओर बढ़ेंगी तो कुछ बॉयज थे जो अपोजिट डोर से आए। I watched for the three young braves who came in our party. देखो, मैंने वहाँ पे 3 यंग ब्रेव्स को देखा जो हमारी पार्टी में आए। हमारी पार्टी मतलब जैसे वो हमारे जैसी लग रहे थे। चित्रकला सा उनकी 1-2 फ्रेंड जो कि अभी बहुत ही डिफरेंटली ड्रेस्ड थी और डिफरेंट उनके हेयर, शूज़ एक्सेट्रा थे, वैसे ही कुछ डिफरेंट और अपोजिट तरह के अपीयरेंस के साथ वो 3 यंग ब्रेव भी नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने कहा ये भी हमारी पार्टी के ही हैं, मतलब हमारे जैसे ही लग रहे हैं, और इसलिए उनको ब्रेव भी बोला उन्होंने। ठीक है। आई स्पाइड दैम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज कंफर्टेबल एज आई फेल्ड। देखो, स्पाइड का मतलब यहाँ पे है सो, तो आई सो दैम इन द रियर रैंक्स, मैंने उन्हें पीछे की लाइन में देखा। ठीक है, इनके आगे की तरफ गर्ल्स थी और पीछे एक और लाइन थी जिसमें बॉयज़ थे, तो मैंने उन्हें पीछे की लाइन में देखा। लुकिंग एज कम्फर्टेबल एज आई फेल्ड, जितना अनकम्फर्टेबल मैं फील कर रही थी अपने आप को, वैसे ही उतने ही अनकम्फर्टेबल वो भी लग रहे थे, तीनों के तीनों बॉयज़। तो यहाँ पे एक तरीके से मान लो उनको थोड़ा सा ठीक फील हुआ होगा कि यार मैं ही जो है, हम 2-3 लोग ही यहाँ पे डिफरेंट नहीं हैं, बल्कि बॉयज़ भी हैं कुछ, तो ओके। A small bell was tapped and each of the pupils drew a chair from under the table. देखो, अभी वो ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग रूम में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे 1-2 चीज़ें उनके साथ में होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा एनोइंग बना देती है। तो क्या होता है? A small bell was tapped, एक छोटी सी बैल बजी, and each of the pupils, और हर एक जो स्टूडेंट था, drew a chair from under the table, उन्होंने टेबल के नीचे से उस चेयर को बाहर की ओर निकाला। ठीक है, हम देखते हैं कि डेस्क वगैरह जो बहुत, या हम कह सकते हैं कि बहुत लंबी सी एक चेयर होती है जिस पे बैठ के सब लोग, जिसके पास में बैठ के सब लोग क्या करते हैं, सब स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते होंगे। तो वो जो चेयर हैं जब यूज़ में नहीं आती थी तब उनको टेबल के नीचे खिसका दिया जाता था, और ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे उनको बाहर की ओर पुल किया जाता था। सो इस टाइम पे भी, एट दिस टाइम, यहाँ पे एक बेल बजती है और वो चेयर वो बाकी सारी जो स्टूडेंट्स, सारी की सारी स्टूडेंट जो हैं, सारी की सारी गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हैं, बाहर की ओर उसको पुश करते हैं। ठीक है, पुल करते हैं। ओके, सपोजिंग दिस एक्ट मीन दैट दे वर टू बी सिटेड, आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लेप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड।
तो ये मान करके कि उनको यूँ लगा कि शायद ये जो बेल बजी है इसका मतलब इस चेयर को बाहर की ओर पुल करना है, खींचना है बाहर की ओर और बैठ जाना है, ठीक है। बट नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये मान करके कि अब उन सबको बैठना था, उन्होंने अपनी चेयर बाहर निकाली और तुरंत ही उसके ऊपर वो जो है एक तरफ से जा कर के बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न माई हेड आई सो दैट आई वॉज द ओनली वन सिटेड and all the rest at our table remained standing. लेकिन जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, अब आसपास देखा उन्होंने, ठीक है, सिर घुमा के जब आसपास देखा तो मैंने देखा कि मैं अकेली ही थी जो बैठी हुई थी और बाकी सब जो लोग थे वो टेबल के पास में ही, यानी कि कुर्सी तो उन्होंने बाहर खिसका ली थी लेकिन वो वहीं खड़े हुए थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफरेंट उनको फील हुआ होगा कि यार यार सिर्फ मैं ही बैठी हूँ, बाकी सब लोग खड़े हैं, ठीक है। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग उनको फील हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ? जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, अ सेकंड बेल वाज साउंडेड। अब जैसे ही मैं उठने लगी, जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, जैसे ही मैं उठने लगी, ठीक है, इधर उधर देखते हुए, मतलब बहुत ही शाइली, बहुत ही शर्म के मारे ये देखते हुए इधर उधर कि कैसे इन चेयर्स को यूज़ करना है, आसपास उन गर्ल्स को देखते हुए कि शायद उनमें से कोई बता दे कि नहीं नहीं अभी एक और बेल बजेगी, फिर तुम्हें बैठना है, फिर ब्रेकफास्ट शुरू करना है। तो ये सब थोड़ा सा वो सबकी ओर देख रही थी, तभी सेकंड बेल जो है वो बज गई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, तो फाइनली सब बैठ गए एंड आई हैड टू क्रोल बैक इनटू माई चेयर अगेन, और मुझे फिर से अपनी चेयर की तरफ जाना पड़ा। मतलब जब वो बैठी थी तो सब खड़े थे, जब सब बैठ गए तो वो खड़ी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट उनके साथ 2 बार हो गया कि उनको थोड़ा सा अजीब लगा, ऑकवर्ड फील हुआ कि ओ माय गॉड, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। पर उन्हें पहले बताया भी नहीं गया था, तो ये नेचुरल भी था। खैर फाइनली वो बैठ गई। अच्छा अब क्या होता है? आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द होल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम। हॉल में, डाइनिंग हॉल में जहाँ वो बैठे हुए थे, उसके एक कोने में से किसी मैन की आवाज़ उनको सुनाई दी और उन्होंने आसपास देखना शुरू किया कि आखिर ये वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, कौन बोल रहा है, ठीक है। लुक्ड अराउंड टू सी हिम, उसे देखने के लिए। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। लेकिन ये क्या, बाकी सारी लड़कियों या बाकी सारे जो बॉयज़ थे इनमें से किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। सबके सब जो है अपना ध्यान प्लेट्स पर गड़ाए हुए थे, ठीक है। सबके सिर जो हैं प्लेट्स की तरफ थे। हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स का मतलब उनके जो सिर हैं वो प्लेट्स की तरफ झुके हुए थे, ठीक है। एज आई ग्लेंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई caught the eyes of a pale faced woman upon me. As I glanced, जैसे ही मैंने नज़र डाली, ग्लैंस मतलब देखना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने नज़र डाली, जैसे ही मैंने देखा लॉन्ग चैन ऑफ टेबल्स की तरफ, ठीक है, लाइन से जो टेबल्स लगी हुई थी, चेयर्स जो लगी हुई थी, उनमें बच्चे बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने उधर देखा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसलिए थोड़ा उन्होंने उधर देखा तो वो जो पेल फेस वुमन थी उनकी नज़रें किस पर थी? काला साग की तरफ थी। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मुझे ही देख रही हैं। Immediately I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. तो तुरंत ही मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली, ये सरप्राइज फील करते हुए, वंडर करते हुए कि क्यों इतना ज़्यादा ध्यान से मुझे ये स्ट्रेंज वुमन देख रही है कब से। The man ceased his mutterings and then a third bell was tapped. तो ये जो मेन था जिसकी आवाज़ उनको आ रही थी, अब सीज यानी कि स्टॉप कर दिया उसने अपनी मटरिंग्स को। मटरिंग्स मतलब बोलने को, ठीक है। मटरिंग्स मतलब होता है जनरली ममरिंग, जो आप बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं, लाइक बड़बड़ाना टाइप, बहुत ही लोअर साउंड में जब कोई चीज़ बात बोली जाती है तो उसको मटरिंग्स कहा जाता है। तो जो आदमी कहीं दूर से बड़बड़ा रहा था, कुछ बोल रहा था, वो बोलना उसने बंद कर दिया। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और तभी एक थर्ड बेल बजी। एवरी वन picked up his knife and fork and began eating. तो इस थर्ड बेल के बाद हर किसी बच्चे ने अपना नाइफ और फॉर्क उठाया और खाना शुरू कर दिया। I began crying in street, for by this time I was afraid to venture anything more.
लेकिन मैंने खाने की बजाय रोना शुरू कर दिया, मुझे रोना आ गया क्योंकि इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कुछ भी इससे ज़्यादा और कुछ भी वो जो कि झेल नहीं पा रही थी। वेंचर का मतलब कुछ भी है ना, इतना रिस्की हो चुका था, इतना न्यू और डेंजरस सिचुएशन जो वो फील कर रही थी। मतलब पता नहीं यार, अब एक बेल बजी तब प्रियर को बाहर खिसकाना था, बैठना नहीं था, फिर दूसरी बेल पे बैठना था, थर्ड बेल पे ब्रेकफास्ट शुरू करना है। अब पता नहीं इसमें क्या न्यू होगा। अब शायद ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ भी कोई दूसरी बेल बजेगी या कुछ फिर गड़बड़ ना हो जाए, फिर से उनको एम्बेरसमेंट ना फील हो। तो वो बहुत सारा कन्फ्यूज़न, डर जो उनके दिमाग में बैठ चुका था और उनको रोना आ गया। बहुत एनोइंग फील कर रही थी तो उनको रोना आ गया। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो वेंचर का मतलब आप लिख लीजिए न्यू एंड डेंजरस सिचुएशन आप कह सकते हो, जहाँ पे कुछ नया और बहुत ही खतरनाक सा, बहुत डर से भरा हुआ उनको सिचुएशन चाहे फिर से ना आ जाए, ये उनको फील हुआ था। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला was not the hardest trial in that first day. ईटिंग बाय फॉर्मूला, देखो अभी हमने देखा 2-3 बैल वगैरह का जो सिस्टम था यहाँ पे खाने का भी, तो उन्होंने उसको कहा है ईटिंग बाय फॉर्मूला। तो ये उस दिन का, उस पहले दिन का हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि यही इंसिडेंट था ब्रेकफास्ट वाला जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा हो उनके लिए पहले दिन। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडवीन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। तो यहाँ पे एक फ्रेंड का नाम आया है उनकी, आप ध्यान रखें, जुडवीन। तो मेरी एक फ्रेंड थी जुडवीन, उन्होंने मुझे एक टेरिबल वार्निंग दी, ठीक है। क्या टेरिबल वार्निंग थी वो, क्या भयानक सी चेतावनी उन्होंने मुझे आके बताई जुडविन ने काला सा को। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। तो जुडविन थी वो कुछ थोड़े बहुत शब्द जानती थी, उनको नॉलेज थी इंग्लिश की, वो समझती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल्फस वुमन टॉक अबाउट कटिंग आ लॉन्ग हैवी हेयर। माय गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा टेरिबल वार्निंग हो गई। चाइल्डहुड में बच्चे के लिए, जब वो अपने लंबे घने बालों से बहुत ज़्यादा लव करता और उनको काटने की बात अगर सुनाई देती है तो काफ़ी ज़्यादा टेरिबल वार्निंग होती है। तो यहाँ पे वही कह रही हैं वो कि उन्होंने, जुडविन ने सुन लिया था चोरी छिपे उस पेल्फस वुमन को, उस अमेरिकन वुमन को ये बात करते हुए कि उनके जो लंबे घने भारी बाल जो हैं उनको काट दिया जाएगा। ये बात जुडविन ने चोरी छिपे सुन ली थी और आकर के वो जुत्काला सा को इस बारे में बता रही हैं। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. देखिए यहाँ पे जुत्काला सा हमें बता रही है कि जो हमारी मॉम्स हैं, ठीक है, उनकी कल्चर में जो मॉम्स हैं उनको सिखाती थी, उन्होंने उनको सिखाया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, वो वॉरियर्स, वो योद्धा, वो लोग जो अनस्किल्ड होते हैं और जब उन्हें दुश्मनों के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और एज अ पनिशमेंट उन्हें उनके जो हेयर है वो शिंगल कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, ठीक है, एज अ पनिशमेंट कहो या शायद उन्होंने उन एनिमीज़ को, उन वॉरियर्स से अपनी कोई बात मनवानी होती है, अपना रिलीजन चेंज करवाना होता है या जो भी रीज़न हो, इस वजह से वो उनके हेयर जो है शिंगल कर देते हैं, ठीक है। जितकाला साके कल्चर में, नॉर्थ अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन कल्चर जो उनका था उसमें। अमंग आर पीपल short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. तो हमारी कल्चर में जो शॉर्ट हेयर होते थे वो तो मॉर्नर्स रखते थे। मॉर्नर्स मतलब जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे दुख एक्सप्रेस करने के लिए, थोड़ा सा शोक व्यक्त करने के लिए जब हम वहाँ पे जाते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स से, रिलेटिव्स से मिलने, तो उन लोगों को मॉर्नर्स कहा जाता है जो वहाँ पे दुख व्यक्त करने के लिए जाते हैं। तो जो मॉर्नर्स होते थे वो तो उनके शॉर्ट हेयर होते थे और जो शिंगल्ड हेयर हैं वो कोवार्ड्स यानी कि जो कायर होते थे उनके द्वारा यूज रखे जाते थे। So we discussed our fate some moments, and when Judwin said we have to submit because they are strong,
आई रिबेल्ड। तो जैसे ही जुडविन ने ये वार्निंग दी काला शाह को, तो कुछ देर तो उन दोनों ने अपने फेट के बारे में डिस्कस किया। फेट मतलब अपनी किस्मत को लेकर उन्होंने कोसा कि हम क्यों आ गए यहाँ पे इस डे बोर्डिंग स्कूल में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। देखो इतना सब कुछ तो हो ही गया, अब हमारे हेयर को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग, लाइक हमारे हेयर भी काट दिए जाएंगे। बहुत ही इस तरीके से वो अपनी किस्मत को दोष दे रही थी। तो ऐसा कुछ डिस्कशन उनके बीच में हुआ। एंड आफ्टर सम टाइम जुडविन ने कहा कि यार हमें सबमिट तो करना ही पड़ेगा, हमें गिव अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम तो छोटे बच्चे, हमारी चलेगी नहीं इनके सामने। ठीक है, ऐसा कुछ जुडविन ने कहा होगा। आई रिबेल, लेकिन जब काला शाह ने रिबेल किया, इसका विद्रोह मतलब उन्होंने वो अगेंस्ट थी इस बात की। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। काला शाह ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसे ही गिव अप नहीं करूँगी, मैं पहले स्ट्रगल करूँगी। मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो, हमारे हेयर नहीं काटे जाएं। उसके बाद जो होता है वो बात की बात है, लेकिन मैं रिबेल जरूर करूँगी। ऑलराइट, आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड। आई वॉच्ड माई चांस मतलब हो गया कि उन्होंने अपना चांस देखा, मतलब जैसे उन्हें चांस मिला और जब किसी ने उनको नोटिस नहीं किया, जब किसी की उन पर नज़र नहीं थी, वो अचानक से डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, कहीं पे जाकर छिप गई। आई crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. देखो हमने देखा था कि थोड़ा टाइम पहले उनके पास मोकेजन्स थे, वो स्टीव शूज़ नहीं थे, बट अभी वो एक्सचेंज हो गए उनके शूज़। तो वही वो कह रही हैं कि मैं धीरे धीरे, आई क्रैप्ड अप द स्टेयर्स मतलब मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, ऊपर की ओर। क्रैप मतलब धीरे धीरे, स्लोली मैं ऊपर स्टेयर्स की ओर बढ़ी, सीढ़ियों से ऊपर की ओर गई। एज क्वाइटली एज आई कुड, उतना शांति से जितना शांति से मैं जा सकती थी। इन माई स्क्वीकिंग शूज़, मेरे उन आवाज़ करने वाले शूज़ के साथ। माई मोकेजन्स हैड बिन एक्सचेंज फॉर शूज़, क्योंकि जो मेरे मोकेजन्स हैं वो इन स्क्वीकिंग शूज़ से अब क्या हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे। अलोंग द होल आई पास्ड, मैं होल से होकर के निकली। विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग, मुझे ये मालूम ही नहीं था मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि आज उनका फर्स्ट डे था। तो ऑब्वियसली वो पूरे स्कूल में कहाँ पे कौन सा रूम है, कहाँ पे क्या है, उनको नहीं मालूम था। बट उन्हें तो छिपना था ऐसी जगह पे जहाँ उन्हें कोई ना देख पाए। तो वो चलती गई और आगे की ओर जब वो बढ़ी, turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. ठीक है, जब वो आगे बढ़ती चली गई तो एक दरवाज़ा उन्हें खुला दिखाई दिया, एक रूम का। ठीक है, साइड में उन्होंने देखा कि अरे यार एक दरवाज़ा खुला हुआ है किसी रूम का, और वहाँ पे उनको एक बड़ा सा रूम दिखाई दिया जिसमें कि 3 बेड लगे हुए थे और तीनों पर वाइट कलर की बेडशीट, या हो सकता है जो पिलो कवर है वो भी वाइट कलर का वहाँ पर है। ये एक्सप्रेस करता है वाइट कल्चर को कि यहाँ पे आने वाले जो नेटिव अमेरिकन जो हैं वो इस वाइट कल्चर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अडॉप्ट कर लें, अपना लें। इसीलिए सब कुछ वाइट जनरली वहाँ पे रखा जाता था। दैट्स वाई वहाँ पे जो वाइट बेड यहाँ पे कहा गया है वो है। ऑल राइट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या हुआ, द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स विच मेड द रूम वेरी डिम। अच्छा, यहाँ पे जो कर्टन्स थे वो डार्क ग्रीन कलर के थे। ठीक है, जो पर्दे हैं डार्क ग्रीन कलर के थे, ताकि जो है या जिस वजह से हम कह सकते हैं रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लगभग अंधेरा सा हो रहा था, काफ़ी डिम वो रूम था। Thankful that no one was there, I directed my steps toward the corner farthest from the door. Thankful मतलब वो बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी मन ही मन कि यार अच्छा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और तुरंत ही वो कहाँ चली गई, वो दरवाजे से जितना दूर हो सके उतना दूर, कॉर्नर में जाकर के वो धीरे धीरे वहाँ पे जाकर के और छिप गई। On my hands and knees I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. देखो क्या कहा, थैंकफुली हो गया, आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स, ये चलो ये भी हो गया। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, यस ऑन माई हैंड्स एंड नीज, देखो आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से घुटनों के बल
वो जो है चलते हुए बेड के नीचे से उस कॉर्नर की तरफ गई और अपने आप को बिल्कुल हडल उन्होंने कर लिया। हडल मतलब बिल्कुल यूँ सिमट करके वो बैठ गई, एक बोरी जैसे बन के बैठ गई वो डार्क कॉर्नर में जाके, ताकि किसी की भी नज़र उनकी तरफ जो है ना पड़े। ओके, फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. From my hiding place, तो जहाँ पे ये छिपी हुई थी बेड के नीचे कॉर्नर में, वहाँ से वो बार बार बाहर की ओर झांक कर देख रही थी। पियर्ड मतलब होता है झांकना, तो बाहर की ओर उन्होंने बार बार झांक के देखा। डर के मारे वो शडरिंग भी कर रही थी, काँप भी रही थी। कब? जब कभी भी पास में से उस रूम के बाहर से कोई भी गुजरता और उनकी पैरों की जो कदमों की आवाज़ है वो उनको सुनाई देती, तो वो डर जाती थी, कांपने लग जाती थी कि कहीं कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है यहाँ पे रूम के अंदर तो नहीं आ रहा, कि किसी ने यदि उनको देख लिया तो फिर वो उनको लेके चला जाएगा। ऑलराइट, दो इन द होल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम। ठीक है, हालांकि उन्हें यहाँ बैठे हुए भी आवाज़ आ रही थी कि हॉल में जो है जो वहाँ की जो वो मैम होंगी, पेल फेस वुमन जिनको कह रही थी वो होंगी, या जो भी इंचार्ज मैम होंगी, मतलब कोई अनाउंस कर रहा है, बार बार उनका नेम बुला रहा है, उनको कॉल कर रहा है कि आप आ जाओ और आपके हेयर आपका टर्न है हेयर कट करवाने का। तो बार बार कोई उनका नाम बुला रहा है, उन्हें सब सुनाई दे रहा था। एंड आई न्यू दैट इवन जुडवीन वो सर्चिंग फॉर मी। और यहाँ तक कि जुडवीन जो उनकी फ्रेंड है, जिन्होंने वार्निंग दी थी, मतलब जिन्होंने बताया था कि मैंने सुन लिया है और हमारे हेयर कट कर दिए जाएंगे, वो भी मुझे ढूंढ रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन फिर भी मैंने अपना मुंह नहीं खोला, मैं नहीं गई नीचे हॉल में। देन द स्टेप्स वर क्विकन्ड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड। लेकिन तभी वो जो स्टेप्स हैं, वो जो पैरों की आवाज़ है, वो बहुत जल्दी जल्दी आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई जल्दी जल्दी इस तरफ आ रहा है, और जो आवाज़ें हैं उनके नाम की जो आवाज़ें हैं वो भी एक्साइटेड हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाई जाने लगी उन्हें। साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, और ये जो आवाज़ें थी वो बहुत पास और पास से आ रही थी। वीमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम। अब बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारी गर्ल्स ने रूम में एंटर किया। आई हैड माई ब्रीथ एंड वॉच्ड दैम ओपन क्लोज्ड डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। तो मैंने यहाँ पे देखा, काला शाह ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपनी ब्रीथ को होल्ड किया। ओके, हैड यहाँ पे होल्ड की सेकंड फॉर्म है, मतलब उन्होंने अपनी सांस को रोका। सांस को रोकने का मतलब ये कि वो चाहती कि गलती से भी मेरी सांस की आवाज़ भी उनको ना आ जाए, मेरी ब्रीदिंग की भी, और मुझे पहचान ले कि मैं यहाँ हूँ। तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन में लाने की कोशिश की, और उन्होंने देखा चुपचाप वहाँ बेड के नीचे से ही कि जो ये गर्ल्स और वीमन हैं वो उनके रूम में आकर के क्लोजेट के जो डोर्स हैं उन्हें ओपन कर रही हैं, और वो बड़े बड़े जो ट्रंक्स हैं, ठीक है, जो बड़े बड़ी हम कह सकते हैं टीटीज जो होती हैं, उनके नीचे भी वो झांक करके देख रही हैं, उनके पीछे भी वो झांक करके देख रही हैं कि कहीं यहाँ पर तो नहीं छिपी हुई हैं वो। ओके, तो ट्रंक्स हो गया आपका सूटकेस वगैरह, ठीक है। समवन थ्रू अप द कर्टन्स। अच्छा, इसी बीच किसी ने जो है कर्टन साइड में कर दिए, ठीक है। एंड द रूम वॉज फिल्ड विथ सडन लाइट। और अब कर्टन के साइड में हो जाने की वजह से रूम में बहुत सारी रोशनी आ गई। What caused them to stoop and look under the bed? I don't know. और यहाँ पर जो है फाइनली चित्रकाला शाह का जो है ये प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। कैसे कि पता नहीं क्या हुआ, What caused them to stoop, पता नहीं क्या हुआ कि कैसे उन्हें पता चला, क्या उनको हिंट मिला कि वो झुके। टू स्टूप मतलब झुकना। उनमें से कुछ लोग झुके एंड लुक अंडर द बेड, उन्होंने बेड के नीचे की ओर देखा। आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा किया। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट। वो कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मुझे किस तरीके से खींच के बाहर निकाला गया। ड्रैग्ड आउट, खींच के बाहर निकाला गया।
दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली। हालांकि ले जाते वक्त भी मैं बहुत किक कर रही थी, बहुत धक्का मुक्की कर रही थी, थोड़ा सा मैं अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी उनके पकड़ से, लेकिन बहुत ही भयानक रूप से, बहुत ही धक्का मुक्की करके, लेकिन नहीं वो सफल हो पाई। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरी डाउन स्टेयर्स एंड टाइट फास्ट इन अ चेयर। तो आप इस लाइन से समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कैरीले इंडियन स्कूल में उनके साथ जो है ट्रीटमेंट किया जाता था। छोटे से बच्चे हैं ये लोग, और गर्ल्स चाइल्ड हैं, फिर भी यहाँ वो कैरी इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, मतलब मेरी इच्छा के बावजूद, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे डाउन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया हॉल में, और चेयर पे बांध दिया गया, टाइट फास्ट इन अ चेयर में अच्छे से उनको बांध दिया गया, बहुत ही कस के, ताकि उनके जब बाल काटे जाएं तो इधर उधर वो ना भाग पाएँ, ना चिल्ला पाएँ, रिबेल ना कर पाएँ। ओके, अब लास्ट हम जो है इस पार्ट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सैड टोन में ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो पैराग्राफ है वो लिखा गया है, सैड और डिसमेल टोन में। आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ो। आई क्राइड अलाउड, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids. देखो, आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई जब उनके बाल काटे जा रहे थे। चित्काला सा जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, वो पूरे समय, पूरे टाइम अपने हेड को शेक कर रही थी, ज़ोर ज़ोर से अपना सिर हिला रही थी, विरोध कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके बाल काटे जाएं। कब तक? जब तक कि वो जो सीजर्स हैं, उनकी जो कोल्ड ब्लेड्स हैं, जो तीखी वो उनकी वो जो ब्लेड्स हैं, वो जब तक उनकी नेक तक आई तब तक वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। और उन्होंने वो आवाज़ भी सुनी जब उनकी वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, देखो हो सकता है कि शायद उन्होंने 2 ब्रेड्स बनाई हुई हो, मतलब 2 चोटी कर रखी हो, या वो अलग अलग टाइप की हो सकता है चोटीज करती हूँ। आज उनकी जो ब्रेड है, जो उनकी चोटी है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी बनी हो, तो दोनों ही बातें हो सकती है। तो उन्होंने कहा वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स। तो जब ये उनकी जो चोटी है उनको जब काटा गया, तो बहुत जो वो आवाज़ थी वो उन्होंने सुनी, बहुत दुख उनको फील हुआ। थोड़ा एम्फेसाइज कर रही हूँ इन बात को। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब मैंने एक तरीके से अपनी आत्मा को ही खो दिया। मतलब आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड यहाँ पे उनको फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा एक सेंस ऑफ डिफीट की यहाँ पे उनको फीलिंग आई कि यार, मतलब आप सोच सकते हो कि बचपन में इवन अभी भी गर्ल्स को अपने हेयर से कितना ज़्यादा प्यार होता है जब उनकी बाल काट दिए जाएँ। बॉयज़ के तो बाल होती खैर शॉर्ट हैं, बट अगर गर्ल्स के बाल काट दिए जाएँ, उनकी लंबी सी चोटी, जो लंबे से बाल जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें जब काट दिया जाए उनकी इच्छा के विरुद्ध, तो उन्हें कैसा लगेगा। तो सेम यहाँ पे ये भी फील कर रही थी, तो बहुत उनको दुख हुआ। और तभी वो कह रही, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब तो मुझे लगा कि मेरी स्पिरिट ही चली गई, मतलब मेरे बॉडी से सॉल ही चली गई हो। मतलब बहुत ज़्यादा उनको क्यों है वो जो हम कह सकते हैं डिफीटिंग फील हुआ, हारा वो महसूस कर रही थी। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हेड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़। जिस दिन से मुझे मेरी मॉम के यहाँ से लाया गया था, एंड जब से वो इस डे बोर्डिंग स्कूल में आई थी, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़, मैंने बहुत ज़्यादा जो है इनडिग्निटीज़, मतलब डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे फील की थी, भुगता है डिसरिस्पेक्ट को। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट हुआ जब से उनको यहाँ पे लाया गया। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोगों ने घूरा है मुझे, ठीक है, स्टेयर्ड एट मी। एंड क्योंकि वो बहुत डिफरेंट थी, डिफरेंट कल्चर की थी, तो यहाँ पे वो सब लोग उनको उस नज़र से नहीं देखते थे, अच्छी नज़र से। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, मुझे एक लकड़ी की कठपुतली की तरह हवा में उछाला गया है। टोस्ड मतलब उछाला गया है, वुडन मतलब लकड़ी की, पपेट मतलब कठपुतली। तो यहाँ पे मतलब ये मीनिंग है उनका कि मेरे साथ बहुत ही रफली बिहेव किया गया है। जैसे कि कठपुतली को, एक लकड़ी की कठपुतली है, बहुत ही लाइट वेटेड है,
मतलब कुछ भी आप उसको जब चाहे कहीं भी उछालो, कुछ भी उससे करवा लो उसकी इच्छा के बिना। जैसे कठपुतली का डांस आपने देखा होगा ना, उनको बस बांध दिया जाता है और जैसे उनको चलाने वाला जैसे उनको चलाएगा वो वैसे ही डांस करेंगे, वैसे ही मूवमेंट करेंगे। सेम एज लग रहा था इनके साथ भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इनकी इच्छा के बिना इनको बहुत कुछ यहाँ पे बाल कटवाने पड़े हैं, उनको कल्चर को चेंज कर दिया गया। उनको कैसा ड्रेसिंग करना है, कैसे हेयर स्टाइल करने, कैसे शूज़ पहनने, सब कुछ तो इनकी इच्छा के बिना हो रहा था। तो वही इसलिए उन्होंने ये लाइन कही है कि आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट। ठीक है, तो यही हो गया कि मैन स्ट्रीम कल्चर से कैसे इन मार्जिनलाइज्ड कल्चर का क्या रिलेशनशिप था, कैसे अफेक्टेड हुई वो काफ़ी ज़्यादा। वही बात हमको इस लाइन से, इन लाइन्स से समझ में आती है, इस पैराग्राफ से समझ में आती है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कोवार्ड। हमने पढ़ा था कि कोवार्ड रखते थे सिंगल हेयर तो उनके कल्चर में, बट यहाँ तो उनके हेयर भी सिंगल हो गए, जैसे कि कोई कोवार्ड हो। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर। अब अपने इस दुख में, इस पीड़ा में मैं बार बार अपनी मॉम को रो करके याद किया करती थी। मॉन्ड का मतलब वो कराहती थी, रोती थी, अपनी मॉम को याद करती थी बार बार। एंग्विश मतलब अपने दुख में। बट नो वन कैम टू कम्फर्ट मी। लेकिन मुझे कोई भी कंफर्ट देने के लिए नहीं आया, कोई भी मुझे सांत्वना देने के लिए, चुप कराने के लिए नहीं आता था। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज टू डू। और जैसे किसी छोटे बच्चे को कोई ना कोई कारण बता करके चुप करवा दिया जाता है कि बेटा कोई बात नहीं, आपको इन बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया जा रहा क्योंकि ये बच्चे अच्छे नहीं हैं, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपकी पढ़ाई का वक्त है, तो आप इन बच्चों के साथ मत खेलो। ऐसे कोई ना कोई रीज़न बता करके उनको जो है चुप करा दिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे मान भी जाते हैं। बट ऐसा कोई रीज़न भी उनको शांत करवाने के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया किसी के भी द्वारा, जैसे कि उनकी मदद दिया करती थी पहले। For now I was only one of many little animals driven by a herder। क्योंकि शायद अब मैं उन बहुत सारे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जिनको कि उनके हर्डर यानी वो जो चरवाहा जो उनको चराता है उनके जैसे शायद मैं भी अब हो गई थी। यानी कि जब कोई हर्डर अपने एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को जब वो आगे की ओर ले जाता है, जैसा वो कहता है वैसे वो एनिमल्स वहीं वहीं जाते हैं, सब कुछ वही करते हैं जो हर्डर कहता है, वैसे ही ये भी शायद हो गई थी अब यहाँ पे रह के। क्योंकि सब कुछ तो इनकी परमिशन के बिना, सब कुछ इनकी इच्छा के बिना हो ही रहा था। तो अब इनको भी कहीं ना कहीं वो बात अनविलिंगली ही, रिलेक्टेंटली ही पर माननी पड़ेगी, यहीं मुझे रहना है। और ये भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं लाइक एनिमल्स, तो मैं भी उनमें से एक बन गई थी। ऐसा जुत्काला सा हमें यहाँ पे अपने इस जो है ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड के थ्रू बता रही हैं। तो ये था हमारा आज का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से एक प्रेजुडाइज वाली फीलिंग यहाँ पे जुत्काला सा अपने बचपन में, स्कूल में वो इतना स्ट्रगल कर रही हैं। जस्ट एक बहुत ही इनजस्टिस उनके साथ हुआ है, उनके इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज काफ़ी बुरा उनके साथ व्यवहार किया गया है, उनके जैसी गर्ल्स के साथ, नेटिव अमेरिकन के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और इसी के खिलाफ जब वो बड़ी हो जाती हैं जुत्काला सा, तब उन्होंने इसीलिए अपनी बहुत सारी राइटिंग्स में, बहुत सारे आर्टिकल्स में इनके खिलाफ उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं कि यूएसए में ये स्कूल था, कैरिले इंडियन स्कूल, यहाँ पे कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था, कैसे जस्ट डिफरेंट कल्चर की वजह से गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को ऐसा रफली ट्रीट किया जाता था, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो यही हमारा आज का चैप्टर था और आई होप आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ भी गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसको एक बार और रीड कर लें। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट। और तब तक कोई भी बात हो आप मुझे बताएं। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। बाय बाय।